चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए आप। जो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम है वो मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। क्या होनी चाहिए? मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। और कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके दौरान टू या मोर देन टू ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, इतना ध्यान होना चाहिए। इसको करवाता कौन है? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली मिलके, ठीक, एक साथ मिलके काम करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। लाइन याद होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो नर्वस सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। ये लाइन भी ध्यान होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन देता है? न्यूरल सिस्टम। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन हो गया? न्यूरल सिस्टम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जल्दी करने के लिए कौन है? फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम। मगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का। इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। बस इतना ध्यान होना चाहिए इसमें से, फिर आपको उनको आगे बढ़ना। अब आता है न्यूरल सिस्टम पे। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रही है कि ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो कि डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को। पता है? ठीक। और जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है जैसे कि हाइड्रा, उसमें बहुत सिंपल क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। और जो इंसेक्ट है वहां पे जाके थोड़ा सा बेटर एक नर्वस सिस्टम हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक ब्रेन आ जाता है, साथ में नंबर ऑफ गैंग्लिया और कुछ न्यूरल टिश्यूज होते हैं। ठीक। अब द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। पता ही है कि वर्टिब्रेट्स के पास में ज्यादा डेवलप होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हायरार्की के अंदर, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम समझने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये वाला जो पैराग्राफ है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लास्ट वाला खासकर विसरल नर्वस सिस्टम वाला। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि किसका सेंटर है? जो कि सेंटर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और कंट्रोल सेंटर है। ठीक। और जो पीएनएस है वो क्या है? जो भी ब्रेन के अंदर से और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो नर्व्स निकल रही हैं, जो नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, वो सारा सिस्टम क्या है? पीएनएस। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो फाइबर्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स, वो दो टाइप के होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जनरल भाषा में क्या कहते हैं? कि ले जाने वाले, और इफरेंट ऊपर से आने वाले। एफरेंट का दूसरा नाम क्या है? सेंसरी फाइबर्स। और इफरेंट का क्या है? मोटर फाइबर्स। ठीक। तो एफरेंट क्या करते हैं माय डियर? जैसे एक सिचुएशन समझते हैं ताकि पूरा ये जो पैराग्राफ है समझ में आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर कुछ भार रख दिया, हमारे हाथ के ऊपर कुछ एक भारी चीज रख दी किसी ने, तो यहां से सेंसेशन, टच रिसेप्टर या प्रेशर रिसेप्टर जो है, इसको सेंसेशन सेंस करेंगे, और सेंसेशन कहां जाएगी? नर्व फाइबर्स के थ्रू कहां जाएगी? ब्रेन के अंदर, सीएनएस तक। तो कौन लेके जा रहा है? एफरेंट फाइबर्स। पीएनएस वाला सिस्टम लेके जा रहा है किसके पास में? सीएनएस के पास में। और कौन से फाइबर्स लेके जा रहे हैं? एफरेंट फाइबर्स। ठीक। जब ये ब्रेन के पास में चले गए तो वहां पे क्या होगी? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, फिर वहां से एक रेगुलेटरी इंपल्स भेजी जाती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इफरेंट फाइबर्स की। तो इफरेंट फाइबर्स के थ्रू क्या भेजते हैं? रेगुलेटरी इंपल्स। मतलब अब ऐसी इंपल्स जो कि रेगुलेशन करेगी, वो कहेगी कि भाई वहां से हाथ हटा लो। और कहां तक भेजी जाएगी? कंसर्न्ड पार्ट, सीएनएस से भेजी जाएगी कंसर्न्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स तक। जैसे कंसर्न्ड क्या है अभी? मेरा ये वाला हाथ, क्योंकि इस वाले हाथ के ऊपर क्या रखा है? भार। तो वहां से सीएनएस से रेगुलेटरी इंपल्स आएगी कि भाई युवराज जी आप यहां से हाथ हटा लीजिए। और कहां पे आएगी? इस वाले पार्ट पे, ना कि इस वाले हाथ में। ठीक। तो समझ में आ गया एफरेंट और इफरेंट। फिर हम पीएनएस को डिवाइड करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, सोमा मतलब बॉडी, तो जो स्केलेटल मसल्स है वहां पर जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस से इंफॉर्मेशन पास करता है, इंपल्स पास करता है कहां पर? अपनी स्केलेटल मसल्स तक। और जो एएनएस है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक भेजेगा और स्मूथ मसल्स तक भेजेगा। स्मूथ मसल्स भी क्या है? इनवॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री पार्ट्स में कौन भेजता है? एएनएस। एएनएस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने जो डिवीजन पढ़े उसमें तो कहीं विसरल वर्ड आया नहीं, मगर ध्यान से माय डियर, जो विसरल नर्वस सिस्टम है, सही बात है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे विसरल ऑर्गन्स की, कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसका जो पूरी रामायण जो इंटरनल ऑर्गन्स की है उसको क्या बोलते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर क्या आता है?
विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक तो मोटर फाइबर्स वाला और एक सेंसरी फाइबर्स वाला। तो जो मोटर फाइबर वाला पार्ट है उसी का नाम क्या है, एएनएस। और सेंसरी फाइबर्स एक और चीज एडिशनली क्या आती है, सेंसरी फाइबर्स विसरल के अंदर। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जो इंपल्स ट्रेवल करती है कहां से कहां करती है, सीएनएस टू द विसरा, मतलब विसरल ऑर्गन, और फ्रॉम विसरल ऑर्गन टू द सीएनएस, मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है इंपल्स का, किसके अंदर, विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज आ जाती है, एएनएस और सेंसरी पार्ट अलग से। ठीक, तो अभी मोटा मोटा आप क्या मान के चलेंगे कि विसरल नर्वस सिस्टम ही क्या है, एएनएस। अभी तक आप ये मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक, अब बढ़ते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि तीन मेजर पार्ट से बना हुआ है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। ठीक, तो हमें पता है सेल बॉडी कुछ ऐसी दिखती है, उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं क्या है, डेंड्राइट, और जो मेन जो सबसे लंबा फाइबर है वो क्या है, एक्सोन। फिर बाद में जाके ब्रांच करता है एक्सोन टर्मिनल्स के रूप में। ठीक, जो सेल बॉडी है माय डियर, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स के अंदर मिलते हैं, वो सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे। साथ में जो कुछ खास बात हो क्या ध्यान रखनी है कि सर्टन ग्रेनुलर बॉडीज मिलती है, नाम है निसल्स ग्रेन्यूल्स। यहां से पीवाईक्यूज आया था कि निसल्स ग्रेन्यूल्स का कंपोजिशन क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम। ठीक, और जो ये डेंड्राइट है उसको क्या बोलती है एनसीईआरटी, शॉर्ट फाइबर्स है ये, जो कि रिपीटेडली क्या करते हैं माय डियर, ब्रांच करते हैं एंड प्रोजेक्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है उसकी बाहर की तरफ क्या करते हैं, प्रोजेक्ट आउट करते हैं। और इनके अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में मिल रहा था, ठीक है, साथ में डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या मिलेंगे, निसल्स ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। और जो इंपल्स को किधर कंडक्ट करते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है काफी बार, तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला डायग्राम याद रखिए कि इंपल्स आएगी इधर की तरफ से, तो किधर की तरफ जाएगी, सेल बॉडी की तरफ। ठीक, फिर जो एक्सोन है वो एक्सोन आगे की तरफ लेके जाएगा, तो एनसीईआरटी कौन सा वर्ड यूज करती है कि अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी लेके जाती है, और किधर की तरफ लेके जाती है, टुवर्ड्स साइनेप्स। अभी ये एक न्यूरॉन है, फिर जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसके जंक्शन को क्या बोलेंगे, साइनेप्स। ठीक, तो उधर की तरफ लेके जाएगा। या तो हो सकता है कि ये नर्व नर्व के बीच का जंक्शन हो तो क्या बोल देंगे, साइनेप्स। यदि ये मसल हुई तो क्या बोल देंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक्सोन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएगा इंपल्स को टुवर्ड्स साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है, होता क्या है, जो एक्सोन है जो उसका डिस्टल एंड है, एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है, उसका जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच होता है, और जितनी भी ब्रांच उसकी बनेंगी वो सभी जाके टर्मिनेट करती है इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज साइनेप्टिक नॉब। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उसका क्या नाम दे रहे हैं, साइनेप्टिक नॉब, जिसके अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल, और वेसिकल के अंदर क्या भरा रहता है माय डियर, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इंपल्स को फर्दर आगे ट्रांसमिट करेगा ना। और जो न्यूरॉन्स है उसको डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोन का नंबर कितना है, डेंड्राइट्स का नंबर कितना है, तो दोनों के नंबर को आपको जोड़ना है, इससे एक आइडिया लगेगा। जैसे मल्टीपोलर की यदि बात करें तो उसके अंदर एक्सोन, तो जितने भी हम पढ़ेंगे सब में एक्सोन तो होगा ही। एक्सोन कितना होगा, एक होगा। डेंड्राइट्स दो या दो से ज्यादा हुए तो हो जाएगा मल्टीपोलर, जो कि जनरली देखने को मिलता है। तो कहां एग्जांपल एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन में बार बार हमेशा ही क्या आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो आपको वर्डिंग्स यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है। और जो बाइपोलर है, एक्सोन तो होगा ही सही एक, तो यदि बाई करना है तो एक क्या होगा, एक डेंड्राइट होगा। तो ये कहां पे मिलता है, रेटिना ऑफ आई के अंदर देखने को मिलता है। और जो यूनिपोलर है वहां पे डेंड्राइट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, वन एक्सोन और सेल बॉडी। सेल बॉडी तो सब में होगी सही। तो ये कहां मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, और बहुत रेयर है। अब एक्सोन्स को डिवाइड कर रहे हैं, एक्सोन्स को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं माइलिनेशन के बेसिस पर कि माइलिनेटेड है या फिर नॉन माइलिनेटेड है। तो ध्यान से, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हर जगह मिलता है, पीएनएस में भी मिलेंगे और सीएनएस के अंदर भी मिलेंगे। ये एक बेसिक आइडिया हो गया आपको। अब ध्यान से, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, यदि आपको कितनी भी नॉलेज है मगर एनसीईआरटी की वर्डिंग्स आप भूल गए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान रखना माय डियर कि जो स्वान सेल्स है वो माइलिनेटेड फाइबर में भी मिलेंगे और नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड फाइबर के अंदर भी मिलेंगे। मगर यदि माइलिनेशन फाइबर के अंदर मिल रहे हैं तो वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, और अनमाइलिनेशन के अंदर होते तो है मगर फॉर्मेशन नहीं करते, किसका, माइलिन शीथ का। और जो दो माइलिन शीथ है, एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का गैप क्या बोला है, नोड्स ऑफ रेनबियर। कोई दिक्कत, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व्स, मतलब पीएनएस के अंदर मिल रही है, कोई दिक्कत। और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, क्या ये भी पीएनएस है, हाँ। मगर आपको जो एग्जैक्ट वर्ड है वो ध्यान रखने हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है आपको बोलना है कि स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में क्या मिल रहे हैं, माइलिनेटेड, और जो अनमाइलिनेटेड है वो कहां मिल रहे हैं, ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम।
कोई दिक्कत माय डियर? ठीक, ये आपका होता है खत्म। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी आगे। अब अपन बात कर रहे हैं माय डियर, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, इसको हमें समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। यदि ए आर आता है असर्शन रीजन, तो आपको मान के चलना है कि न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल है। क्यों? बिकॉज उनकी मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड। इस चीज को हम आगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बस अभी के लिए मानिए, ठीक। ऐसा क्यों है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, दीज आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। कि डिफरेंट आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए, ठीक। नाउ अब एक सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि सिचुएशन है रेस्टिंग स्टेट की, कि जब कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा न्यूरॉन, उस समय की सिचुएशन लेके चल रहे हैं। तो उस समय जब वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, तो पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है किसमें? एक्सोनल मेम्ब्रेन में, और सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल होता है। साथ ही में जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है जो कि एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो एक्सोन है, जो उसका साइटोप्लाज्म है, दैट इज एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, उनके लिए भी इम्परमिएबल है, और सोडियम के लिए भी इम्परमिएबल है, जो कि बाहर है। और परमिएबल किसके लिए ज्यादा? पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम जाहिर सी बात है अंदर ज्यादा आएगा, और सोडियम अंदर कम आएगा या आएगा ही नहीं, इम्परमिएबल है ऑलमोस्ट। तो अंदर की सिचुएशन क्या हो जाएगी कि पोटेशियम के अंदर क्वांटिटी ज्यादा, सोडियम की कम, और नेगेटिवली प्रोटीन की ज्यादा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की। बाहर सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा और पोटेशियम की कम। तो अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम, अंदर सोडियम कम, बाहर पोटेशियम ज्यादा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गई है, इसको मेंटेन कौन करके रखता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, मतलब एटीपी का यूज करके एक्टिवली मेंटेन किया जाता है इसको, इस ग्रेडियंट को। वो कैसे मेंटेन करता है? कि वो 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है सेल के अंदर। तो ये कैसे ध्यान रखेंगे कि सोडियम बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है? कभी भूल जाए तो कैसे ध्यान रखेंगे? नोकिया, एक ट्रिक है नोकिया। तो मतलब सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन। इससे ये तो पता चल गया कि सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक। मगर कितना बाहर जाना है, 3 किसके आगे लगाऊं और 2 किसके आगे लगाऊं, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उसको भी दूर कर लेते हैं। तो ये बात हम कैसे ध्यान रखेंगे? ये बात हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो 2 पोटेशियम है उसको बाहर, उसको अंदर ही हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो जनरल सिचुएशन है उसके अंदर क्या रखना है? अंदर नेगेटिव चार्ज रखना है और बाहर पॉजिटिव रखना है। हमें पता है कि जब रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसकी जो इनर सरफेस है, मतलब अंदर की तरफ जो है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और बाहर कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज। तो यदि अंदर नेगेटिव रखना है, इसका मतलब अंदर की तरफ से जो ज्यादा चीज पॉजिटिव को बाहर फेंकनी पड़ेगी। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक देंगे तो क्या अंदर ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए, और बाहर किसको फेंकना है? ये पता ही है, सोडियम को फेंकना है। तो 3 सोडियम को ज्यादा बाहर फेंकेंगे, तो 3 सोडियम को बाहर फेंकेंगे और 2 पोटेशियम को अंदर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर नेगेटिव, और जो बाहर की सरफेस है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। इसी को एनसीईआरटी क्या बोलती है? पोलराइज्ड होना। क्या बोलती है? पोलराइज्ड स्टेट। और इस पोलराइज्ड स्टेट के दौरान, मतलब इस रेस्टिंग स्टेज के दौरान, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ले, उसको नाम दिया जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? रेस्टिंग पोटेंशियल। अब हम दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया? स्टिमुलस अप्लाई कर दिया। तो हमने साइट ए पर, एनसीईआरटी समझाती है साइट ए और साइट बी के एग्जांपल्स, हम भी समझता है कि साइट ए पे हमने स्टिमुलस अप्लाई कर दिया, और जैसे ही हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, यहां पर परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसके लिए? सोडियम के लिए। तो यहां पर रैपिड इन्फ्लक्स होता है किसका माय डियर? सोडियम का अंदर। और जब सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स अंदर होगा, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि पहले अंदर क्या था? नेगेटिव। अब सोडियम चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, वो अंदर आएगा रैपिडली, तो अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और बाहर से सोडियम अंदर आ चुका है, तो बाहर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली नेगेटिव। तो क्या पोलैरिटी रिवर्स हो गई? और इसी पोलैरिटी जब रिवर्स हो जाती है, इसी को नाम दिया जाता है क्या? डीपोलराइजेशन, और कहेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट। पोलैरिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब ये डीपोलराइजेशन के दौरान यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ले, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। दूसरी भाषा में कहे तो इसी को नर्व इंपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्व इंपल्स। अब समझना है कि कंडक्शन कैसे हो रहा है। तो ध्यान से इस फिगर को देखिए माय डियर, कि जो पूरा न्यूरॉन था, जिस साइट पे हमने स्टिमुलस अप्लाई किया, उस साइट पे क्या हुई है? पोलैरिटी रिवर्स। बाकी पूरा न्यूरॉन अब तक ठीक है, वहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ।
तो अंदर पॉजिटिव हो गया और दूसरी जगह तो नेगेटिव ही है अभी, नॉर्मल सिचुएशन वाला। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, पता ही है हमें, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, फिर बाहर में क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अंदर की सिचुएशन देखते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जब बाहर में किधर से करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या अब जो पॉजिटिव आयंस है क्या इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, और जो बाहर से पॉजिटिव आयंस है उधर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो बाहर क्या हो गया उस जगह पे, नेगेटिव, और पॉजिटिव इधर आ गई। तो क्या अब दूसरी वाली साइड जो है, दैट इज साइड बी, क्या वो भी क्या हो गई, डिपोलराइज, और जबकि ए साइड क्या हो गई अब, रिपोलराइज। ए साइड पहले जैसी हो गई, जैसे होना चाहिए उसको नॉर्मली, वो ऐसी हो गई, और बी साइड ए जैसी हो गई। अरे है या नहीं? तो क्या स्टिमुलस अब आगे बढ़ गया, क्या नर्व इंपल्स अब आगे चली गई? ऐसे ही पूरे नर्व के एक्सोन मेम्ब्रेन के अलोंग क्या होती है, नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है। ठीक है माय डियर। और जो लास्ट में जो लाइन लिखी है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी इंक्रीज हुई है सोडियम प्लस की, ये स्टिमुलस आया, उसने इंडक्शन किया, इंड्यूस किया कि परमेबिलिटी क्या हो जाए, सोडियम की बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़ जाए। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, तुरंत इसका इट इज फॉलोड बाय द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम पोटेशियम प्लस की राइज। तो राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम प्लस जो है, इसके तुरंत बाद इसको फॉलो करता है। इसका मतलब कि जैसे ही सोडियम प्लस का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, वो थोड़ी देर के लिए होता है, तुरंत उसके बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और पोटेशियम बाहर निकलना चाहेगा। क्योंकि अब क्या, पहले सिचुएशन क्या थी, डिपोलराइज हो चुका था, अब वापस से हम क्या सोचेंगे कि हम रिपोलराइज कर दे। तो जब रिपोलराइज करने की सोचेंगे तो क्या पोटेशियम को बाहर निकालना पड़ेगा, पोटेशियम अंदर है सेल के अंदर अभी, तो पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पोटेशियम का बाहर की तरफ रैपिडली क्या होता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन रिस्टोर हो जाता है एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। कहां पे करते हैं ये, एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, जहां पर एक्साइटेशन हुआ है उस साइट पर क्या होगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा, क्योंकि वही वाली साइट गड़बड़ हो गई यहाँ पे, वो डिपोलराइज हुई है, तो उसी को क्या करेंगे, रिपोलराइज। और फाइबर्स बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। इस बात को भी ध्यान से समझना है कि वो जो फाइबर है, जब वो डीपोलराइज स्टेट में था तो उस जगह पर दूसरा स्टिमुलस नहीं आ सकता, उसको रिसीव नहीं करेगा वो, क्योंकि वो डीपोलराइज स्टेट में है। तो वापस से पोटेशियम ने क्या कर दिया, उसको रिपोलराइज कर दिया। तो एनसीईआरटी लिखती है कि वापस से क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, अब वापस से स्टिमुलस को रिसीव करेगा। इसीलिए एनसीईआरटी की वो वाली लाइन जस्टिफाई हो जाती है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। जब तक पोलराइज्ड स्टेट में रहेगी तब तक ही वो क्या रहेगा, एक्साइटेबल। ठीक माय डियर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। तो अब इंपल्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है, तो एक ये न्यूरॉन हमने बना दिया, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इनके बीच में जो ये स्पेस है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का एक्सोन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक नॉब है, ठीक, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की सेल बॉडी है। इनके बीच में जो ये स्पेस है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो साइनेप्स के अंदर ध्यान से देखना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आ रही है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट आ रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आ रही है। और ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। हमारे पास में दो तरीके के साइनेप्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल बहुत रेयर है हमारे सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम, मींस बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। मोस्टली क्या होता है, केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, हमेशा इलेक्ट्रिकल में ज्यादा होगा, आप कभी इसमें कंफ्यूज हो नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मूव, बहुत फास्ट मूव करती है, पता है, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। और जबकि केमिकल की बात करेंगे तो उनके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट मौजूद होगा, और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट, यदि बात करें इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, तो वहां पे लाइन, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या लाइन लिखती है एनसीईआरटी, कैन डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेस। किसमें, इलेक्ट्रिकल वाले में। और ये ऑलमोस्ट किसके जैसे होता है, जैसे कि एक सिंगल एक्सोन के अंदर जैसा नर्व कंडक्शन हो रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर होता है ऑलमोस्ट, ठीक। और केमिकल की बात करें तो केमिकल में एनसीईआरटी क्या लिखती है, हाँ, कि मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बताइए। और जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, जो कि साइनेप्टिक वेसिकल में भरे होते हैं, ठीक। तो जब इंपल्स आती है
प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे जब ये एक्सोन टर्मिनल पे क्या आती है, नर्व इंपल्स आती है, तो ये स्टिमुलेट कर देती है मूवमेंट को, स्टिमुलेट करती है मूवमेंट ऑफ द वेसाइकल, साइनेप्टिक वेसाइकल, जिसके अंदर क्या भरा हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर। कहां तक स्टिमुलेट करती है कि जैसे ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल है इसको स्टिमुलेट करेगी और ये यहाँ पे जाएगी मेम्ब्रेन के पास, और यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएगी और अपना कंटेंट जो है ड्रॉप कर देगी कहां पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। फिर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या आ चुके हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो जाके जुड़ेंगे और फ्यूज कर जाएंगे किसके साथ में, रिसेप्टर्स के साथ में। जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है। कैसे रिसेप्टर है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है, वहां पे जाके बाइंड करेंगे, और जब वो बाइंड करेंगे तो जो दूसरी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो न्यूरॉन है, उसके अंदर आयन चैनल्स खुल जाएंगे और फिर से जनरेशन करेंगे किसका, एक्शन पोटेंशियल का। इस तरीके से ये पास ऑन होते रहता है, ठीक। और जो नया पोटेंशियल जो पैदा हुआ है किसके अंदर, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर, वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। यदि गाबा रहा तो इनहिबिटरी होगा, और जनरली एसिटाइलकोलिन रहा तो क्या होगा, एक्साइटेटरी, मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। अदरवाइज यदि गाबा रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में तो वहीं पे इंफॉर्मेशन रुक जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो इसके अंदर आपको अब जो पैराग्राफ जितने भी रह जाएंगे क्या पढ़ने हैं, आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि सारा क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन क्या है माय डियर, ब्रेन एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर है जिसको कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहा गया है, ठीक। और इसके फंक्शंस जो दे रखे हैं वो आप ध्यान रख लेंगे कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल करेगा, बैलेंस ऑफ द बॉडी कंट्रोल करेगा, और साथ में इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की जो जैसे वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जैसे कि लंग्स, हार्ट एंड किडनीज। साथ में थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्केडियन रिदम, ये किसके हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस के, जो कि किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन एंड ह्यूमन बिहेवियर, प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स, मतलब सारे काम क्या करेगा, ब्रेन करेगा, ठीक। तो जनरली वैसे यहां से क्वेश्चन आता नहीं है, मेनली क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ना। अब आपको ध्यान से देखना है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड है किसके अंदर, स्कल के अंदर। और स्कल के अंदर भी यदि हम जाए तो मेनिंजेस से क्या है, ब्रेन प्रोटेक्टेड है, मतलब ब्रेन के ऊपर क्या है, क्रेनियल मेनिंजेस, उसके ऊपर क्या है, स्कल। तो स्कल सबसे मजबूत हो गया, उसके अंदर जाएंगे तो मेनिंजेस का सामना करना पड़ेगा ब्रेन तक पहुंचने के लिए। मेनिंजेस कितने टाइप की है माय डियर, 3 टाइप की, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो कैसे ध्यान रख लेंगे इसको अपन, पैड, तो पी जो है वो सबसे अंदर है, फिर उसके बाद में क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, ए, दैट इज एरेक्नॉइड, फिर लास्ट में क्या है, सबसे आउटर मोस्ट क्या है, ड्यूरामीटर। तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में जो वर्ड बोले वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ड्यूरामीटर के बारे में बोला आउटर मोस्ट लेयर, पता है ड्यूरामीटर क्या है, आउटर मोस्ट। और एरेक्नॉइड के बारे में क्या बोला कि वेरी थिन, सबसे थिन क्या है, वेरी थिन क्या है, एरेक्नॉइड, ठीक। और जो पायामीटर है वो किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ब्रेन टिश्यू के, जो ब्रेन टिश्यू है इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या है, पायामीटर। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यहां से क्या जाता है, काफी बार पीवाईक्यूज रिपीट हुए। और अब जो है ब्रेन को डिवाइड कर रहे हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ब्रेन को। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, सैजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दिखाया गया, जिसके अंदर फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आ रहा है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक। और ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा सा मोटे मोटे आप ध्यान रखेंगे, वैसे जनरल डायग्राम पूछते नहीं है, मगर यदि पूछ लिया तो हम बता सकते हैं। पहले आ जाया करता था 2013 के तकरीबन, जब नीट हुआ करती थी उसमें डायग्राम आया करते थे, तो थोड़ा बहुत देखेंगे। और हाइंड ब्रेन के अंदर क्या है, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ठीक। अब पढ़ते हैं ध्यान से फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन वाला पूरा पैराग्राफ है आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, फोर ब्रेन, क्वेश्चन आएगा तो जनरली फोर ब्रेन से आता है। तो ध्यान से देखिए, फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या है, सेरिब्रम है, थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस। और जो सेरिब्रम है वो मेजर पार्ट फॉर्म करता है ह्यूमन ब्रेन का। और एनसीईआरटी ने पीछे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे डेवलप पार्ट कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का, ये सीएनएस का, तो क्या है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम में भी क्या है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स, ठीक। तो आपकी जो पीछे की एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दे रखा है जो कि यहाँ पे कवर नहीं होता मगर क्वेश्चंस में कवर होता है, तो हम उसको यहीं पे कवर कर रहे हैं। क्या है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स। और जो सेरिब्रम है उसको एक डीप क्लेफ्ट जो कि लॉन्गिट्यूडनली, किस तरीके से माय डियर, ऐसे, तो क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। तो एक डीप क्लेफ्ट है जो कि सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट में। और इस लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फेयर बना है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इनको जो जोड़ने का काम करता है एक कमिस्ट्रल फाइबर है जो कि एक ट्रैक्ट फाइबर है, बेसिकली ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स है, जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम है,
कॉर्पस कैलोसम। और एनसीईआरटी में जो कॉर्टेक्स है उसको किस तरीके से बताया गया है कि द लेयर ऑफ सेल्स which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex and is thrown into prominent faults। कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसको जो लेयर कवर कर रही है सेल्स की, उसको क्या बोल दिया? कॉर्टेक्स। कहने का मतलब सिंपल सा क्या है कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है सेरिब्रम का उसको कॉर्टेक्स बोला है, अंदर वाला पार्ट जो है मेडुला है वो कैसा है? व्हाइट। और जो सेरिब्रम है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स वाला पार्ट कैसा है? ग्रे कलर का है। और अंदर वाला कैसा है? व्हाइट कलर का। ठीक, तो ग्रे कलर का क्यों है? बिकॉज वहां पे सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड है। बहुत ज्यादा सेल बॉडीज कहां पाई जा रही है? कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक, और वहां पर अनमाइलिनेटेड क्या मिलते हैं? एक्सोन्स मिलते हैं, इसलिए उसकी अपीयरेंस कैसी है? ग्रे कलर की। और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलते हैं, जो ट्रैक्ट मिलता है, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैक्ट मिलेंगे किसके अंदर मिलेंगे? मेडुला वाले पार्ट के अंदर, जो कि व्हाइट मैटर अपीयरेंस देगा। तो वहां पर एक्सोन्स ज्यादा है जो कि माइलिनेटेड एक्सोन है। कैसे है? माइलिनेटेड एक्सोन। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? बस यहां बताई दिया मैंने, सेरिब्रम कॉर्टेक्स ग्रे होता है, सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेट होती है। जबकि व्हाइट मैटर में क्या होता है? व्हाइट मैटर के अंदर इन्होंने लिखा होगा फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ which constitute the inner part of the cerebral hemisphere, hence giving an opaque white appearance। कैसा appearance देता है my dear? ये वर्ड ध्यान रखना है, opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter। और अब ध्यान से सुनिए, the cerebral cortex contains motor areas, sensory areas and large regions neither clearly sensory nor motor in function, these are called as association areas। एसोसिएशन एरियाज के ऊपर बहुत बार एनसीईआरटी वो नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको उसको ध्यान से देखना है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका क्या क्या फंक्शन होंगे। हम खुद सोच सकते हैं, तो मोटर फंक्शन होगा, कुछ चीज कमांड भेजेगा, और एक सेंसरी भी होगा, तो सेंसरी फंक्शन भी है, मोटर फंक्शन भी है, मतलब सेंसरी एरिया भी है, मोटर एरियाज भी है। और कुछ ऐसे एरियाज है जो कि ना ही सेंसरी है, कंप्लीटली सेंसरी भी नहीं है, कंप्लीटली मोटर भी नहीं है, तो ऐसे को क्या बोल रहा है? ऐसे एरियाज को बोल रहे हैं एसोसिएशन एरियाज, जो कि लार्ज नंबर में लार्ज एरियाज है। कौन से है? एसोसिएशन एरियाज। अब एसोसिएशन एरियाज का फंक्शन पूछा जाता है, तो एसोसिएशन एरियाज का मेन फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसके। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है मेमोरी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कम्युनिकेशन। तो क्या फंक्शन हो जाएंगे इसके? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक माय डियर, अब ध्यान से, एनसीईआरटी लिखती है द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस के अराउंड सेरिब्रम क्या करता है? रैप करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है थैलेमस को चेंज करके क्या लिख दे? हाइपोथैलेमस, तो गलत हो जाएगा। हम क्या मानेंगे? थैलेमस। जो एनसीईआरटी के एग्जैक्ट वर्ड है उसको मान के चलेंगे जब तक मीट नहीं हो जाती। और थैलेमस के बारे में बोला है विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस से ही सारे ट्रैक निकलेंगे, तो सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो क्या है? थैलेमस। गलती मत करना, हाइपोथैलेमस नहीं है। यदि ये वाली लाइन आती है कि सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, आंसर इज थैलेमस, तो फिर हाइपोथैलेमस क्या है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहां पर क्या रहते हैं? सारे जितनी वाइटल फंक्शंस है उनके जो सेंटर, जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर या कंट्रोलिंग सेंटर है, वो किसके पास में है? हाइपोथैलेमस के पास में, जो कि बेस ऑफ थैलेमस में सिचुएटेड है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसको? बॉडी टेम्परेचर को। अर्ज फॉर ईटिंग मतलब हंगर को, और ड्रिंकिंग मतलब थर्स्ट। तो हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर आपको पता ही है, हाइपोथैलेमस के वेल नॉन फंक्शन है। और साथ में ध्यान रखना 24 आवर सर्केडियन रिदम, 24 आवर साइकिल ये मेंटेन करता है। सर्केडियन रिदम कौन मेंटेन करता है माय डियर? हाइपोथैलेमस। पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन मेंटेन करेगा, तो पूछा कि मास्टर क्लॉक कौन सा है, तो मास्टर क्लॉक का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक, और इट कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसके पास में सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिनको बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन चैप्टर के अंदर कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास में क्या होंगे? ऐसे सेल्स होंगे जो कि क्या सीक्रेट करेंगे? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। यहां से पीवाईक्यूज बहुत बार आ चुका है, आपको ध्यान रखना। और जो लास्ट वाली जो लाइन है ये भी बहुत बार रिपीट होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो इनर पार्ट्स है, एसोसिएटेड विथ डीप स्ट्रक्चर्स, और जो उनके अंदर जो डीप स्ट्रक्चर्स है लाइक एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम। और जो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम है, इसके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलके, किसके साथ में मिलके? हाइपोथैलेमस के साथ मिलके। यहां से पीवाईक्यूज आया था, ऑप्शन में दोनों थे, साथ में क्या लिखा होता?
ऐसा लिखा था कि हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम, तो आंसर वही हुआ था, हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम, कि ये सारी चीजें कौन है, जैसे इमोशनल रिएक्शंस हो गए, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर हो गए, तो क्वेश्चन पूछा था कौन है वो रेगुलेट करता है, तो आंसर क्या हुआ था, हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम। तो along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of the sexual behavior, emotional reaction जैसे excitement, pleasure, rage, fear and motivation। और लास्ट में समरी के अंदर लाइन लिखी है कि लिम्बिक सिस्टम क्या क्या करता है, ऑल्फैक्शन के अंदर भी इसका रोल है, ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल। सेक्सुअल बिहेवियर इमोशनल तो यहाँ पर है, जो ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा, कहाँ पे लिखा है, समरी के अंदर। एक बार समरी के अंदर हम फिर से देखेंगे, डोंट वरी। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के अंदर। तो मिड ब्रेन के अंदर क्वेश्चन जो मेन लाइन है वो कहां पे लिखी है, समरी के अंदर। यहां पर मेन लाइन नहीं लिखी हुई, तो मेन लाइन क्या है, विजुअल, टेक्टाइल और ऑडिटरी जो इनपुट्स है उसको मिड ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है। तो मिड ब्रेन का मेन काम क्या हो गया कि विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी मतलब सुनने वाली ऑडिटरी, टेक्टाइल टच वाला और विजुअल मतलब देखने वाला, ऐसे इनपुट्स को रिसीव करेगा और इंटीग्रेट करेगा कौन, मिड ब्रेन। बाकी इस पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, तो जो थैलेमस है और जो हाइपोथैलेमस, या तो थैलेमस या हाइपोथैलेमस ले लीजिए एक तरफ, फोरब्रेन का पार्ट, और जो हाइंड ब्रेन है उनके अंदर क्या ले लीजिए, पोन्स। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, मिड ब्रेन। फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन ले लिया, उनके बीच में क्या रहेगा, मिड ब्रेन। मगर फोरब्रेन में कौन सा पार्ट लेंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन में कौन सा लेंगे, पोन्स। तो इनके बीच में पाया जाएगा दैट इज मिड ब्रेन, ठीक। और इसके अंदर एक डक्ट मिलती है, एक्यूडक्ट, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, जो कि पास होती है कहां से, मिड ब्रेन से। यदि हम फोटो देखने की कोशिश करें तो दिस इज सेरिब्रल एक्यूडक्ट। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, यदि हम इसको डोर्सली देखें यहां से, तो पीछे से आप मिड ब्रेन को देखेंगे तो पीछे 4 राउंड स्वेलिंग्स दिखती है, जिनको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहां पे दिखती है, डोर्सल पोर्शन में, ठीक। बस ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपन हैंड ब्रेन की तरफ। हैंड ब्रेन में होता है पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक। मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब पोन्स के बारे में बहुत बार स्टेटमेंट आएगी, पोन्स का फंक्शन क्या है, ध्यान रखना, पोन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट। पोन्स के अंदर बहुत सारे ट्रैक्ट गुजर रहे होते हैं। यदि हम इसको देखें, इस डायग्राम को देखें, तो यहां से बहुत सारे ट्रैक्ट जाते हैं, आप बाद में आके पढ़ेंगे एमबीबीएस के अंदर, ऐसे ट्रैक्ट निकल रहे होते हैं। तो पोन्स क्या है, सारे ऐसे इसके अंदर से निकलेंगे तो सारे को क्या करेगा, ज्वाइंट कर देता है। सारे एरियाज को ज्वाइंट करने का काम किसका है, पोन्स का। तो कैसे, क्या लिखा है एनसीईआरटी कि पोन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। बस इतना ध्यान रखना है पोन्स के बारे में, आगे बढ़ना है। सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। जो सेरिबेलम है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए, पता होगा आपको, ईयर वगैरह के साथ मिलके। हालांकि ईयर हमारा डिलीट हो चुका है, मगर लास्ट में समरी में एक लाइन लिखी है, उसको भी हम देख के जाएंगे, ठीक। तो सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। तो सेरिबेलम का जो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है क्यों होता है, ताकि मैक्सिमम क्या आ सके, मैक्सिमम न्यूरॉन्स आ सके, अकोमोडेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स आएंगे तो फंक्शनिंग और भी बेहतर होगी, और भी एडवांस फंक्शनिंग कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, कॉन्वोल्यूटेड होता है। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। और जो मेडुला है, क्योंकि नीचे नीचे वाला पार्ट है, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, क्या ये मेडुला है, तो ये मेडुला यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब नीचे रहेगा तो इसको कह सकते हैं कि हाँ कनेक्ट कर रहा है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। द मेडुला कंटेन सेंटर। और जो मेडुला के अंदर बहुत इंपोर्टेंट सेंटर्स मिलते हैं माय डियर, इसको ध्यान से देखना है। कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। तो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के जो सेंटर है कहां पर है माय डियर, मेडुला के अंदर। ये लाइन बहुत बार आती है, इसको ध्यान से देखना, दोबारा सुन लीजिए। मेडुला के अंदर किस किस के सेंटर है, रेस्पिरेशन के, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशंस के। और ब्रेन स्टेम के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस किस से बनता है, मिड ब्रेन से बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कैसे, ध्यान से इस वाले डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये वाला पोर्शन हो गया मिड ब्रेन, ये वाला पोर्शन हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया पोन्स, और ये हो गया अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चे सोचते हैं सेरिबेलम आएगा नहीं आएगा, तो आप ये वाला डायग्राम जब ध्यान रखेंगे तो सेरिबेलम किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। हमें तो एक ब्रेन स्टेम चाहिए, क्या चाहिए, एक ऐसा तना चाहिए, ठीक, एक ऐसी डंडी सी चाहिए। डंडी सी क्या है माइडियर, ये तो डंडी सी में क्या नहीं आ रहा, सेरिबेलम। तो ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाएगा, पोन्स बना रहा है, मिड ब्रेन बना रहा है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा बना रहा है। अब आपसे गलती नहीं होगी यदि आप विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो। और ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या दिया कि फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जाहिर सी बात है ब्रेन स्टेम क्या करेगा, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है, लास्ट वाला पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहा है, तो ब्रेन स्टेम का भी फंक्शन क्या हो जाएगा,
कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही है, कनेक्ट कर। ठीक, अब हम समरी की लाइन देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। इसमें पहली लाइन देखनी है, द न्यूरोनल सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स फंक्शंस एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होमियोस्टैटिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक, समरी की ये लाइन ध्यान रखेंगे हम। और न्यूरॉन्स द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे भी सेम चीज लिखी थी, बस अलग भाषा में लिखी थी। वहां पे लिखा था कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स है क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोलराइज्ड स्टेट में है। तो उसी पोलराइज्ड स्टेट को बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन सी, डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ये अलग अलग आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ है, डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या ये वाली लाइन भी सही हो जाएगी, आप इसको पढ़ लेंगे ताकि आपके माइंड में वो भी लाइन रहेगी, ये भी लाइन रहेगी, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, और जो ध्यान रखना है कि जो एक्सोन मेम्ब्रेन के जो कंडक्ट होती है इम्पल्स, जो इम्पल्स है एक्सोनल मेम्ब्रेन पे कंडक्ट होती है, तो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। वेव वर्ड वहां पे नहीं था, इसलिए आपको ये वाली समरी की लाइन ध्यान रखनी है कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। और जो लास्ट में ध्यान रखना है, हालांकि मैंने बता दिया मगर फिर से एक बार पढ़िए, जो लिम्बिक सिस्टम है विच इज कंसर्न्ड विद द ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। ठीक, और मिड ब्रेन के बारे में, रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स, ये भी बता दें। सेरिबेलम, और हाँ सेरिबेलम का ध्यान से, सेरिबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम। ईयर डिलीट हो चुका है मगर ईयर की एक लाइन समरी के अंदर रह गई है, वो आपको ध्यान रखनी है कि सेरिबेलम क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, जो कि रिसीव करता है कहां से, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। बस माय डियर, आपका ये पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं जहां से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बता दिया कि मोस्ट डेवलप्ड पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम में भी क्या, सेरिब्रम कॉर्टेक्स। और मास्टर क्लॉक कौन सा है, हाइपोथैलेमस। और हमसे दूसरा इन्होंने पूछा है कि माइलिनेटेड फाइबर और अनमाइलिनेटेड फाइबर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अपन को पता होना चाहिए जो माइलिनेटेड फाइबर है वहां पर सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट कंडक्शन होगा, सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा, नॉड ऑफ रेनवियर से नॉड ऑफ रेनवियर, नॉड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे एनर्जी भी कम लगती है, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम खर्च होती है, फास्ट कंडक्शन होता है और सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन, दैट इज जंपिंग कंडक्शन। तो ये वाला किसमें हो जाएगा, माइलिनेटेड के फीचर्स। और अनमाइलिनेटेड के अंदर क्या होंगे माय डियर, स्लो कंडक्शन होगा, सॉल्टेटरी कंडक्शन वहां पे नहीं होगा, फास्ट कंडक्शन वहां पे नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, स्लो कंडक्शन, और वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। और दूसरा पूछा इन्होंने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में, वहां पे डिफरेंस नहीं दिया था मगर यहाँ पे तो एक तो डिफरेंस क्या बोलते हैं, ओरिजिन के बेसिस पे, क्रेनियल नर्व्स कहां से निकले, क्रेनियम मतलब ब्रेन और नेक से निकलेगी यहाँ से, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। ठीक, और दूसरा डिफरेंस क्या ध्यान रख सकते हैं, जो ब्रेन है, जो क्रेनियल नर्व्स मतलब जो ब्रेन से निकल रही है, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे, जो फाइबर्स होंगे, वो सेंसरी भी होंगे, वो मोटर भी होंगे और मिक्स भी होंगे, मतलब सेंसरी प्लस मोटर दोनों होंगे। तो वहां पे सेंसरी फाइबर्स भी है, मोटर फाइबर्स भी है, और सेंसरी प्लस मोटर दोनों है। मतलब ऐसे नर्व फाइबर भी है जिसके अंदर सेंसरी प्लस मोटर दोनों है, कुछ ऐसे जिनके अंदर केवल सेंसरी है, कुछ ऐसे जिनके अंदर केवल मोटर है। मगर स्पाइनल नर्व्स के अंदर केवल क्या होंगे, मिक्स, मतलब ऐसी नर्व होगी उनके अंदर जिनके अंदर दोनों रहेंगे, सेंसरी प्लस मोटर। तो आप इतना बता देंगे चलेगा। और साथ में कभी कभी मॉड्यूल के अंदर लिखा होता है कि 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना मोटा मोटा ध्यान रखिए, आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब आप डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।